नमस्ते। चलिए आज एक अजीब सी पहेली सुलझाते हैं। सोचिए, हम एक ऐसे प्लेनेट पर रहते हैं जो पानी से लबालब है, फिर भी यहाँ पानी की इतनी कमी क्यों? इसी को कहते हैं पानी का पैराडॉक्स, और आज हम इसे खास तौर पर इंडिया के अनुसार समझेंगे। हाँ, यही तो वो सवाल है जो सबको चक्कर में डाल देता है, राइट? बचपन से स्कूल में पढ़ा है, अर्थ यानी ब्लू प्लैनेट, हर तरफ पानी ही पानी। तो फिर ये रोज रोज पानी की कमी का रोना क्यों? कहानी इतनी सीधी है नहीं, और इसका राज वो नंबर्स में छुपा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस नंबर से। 3/4 मतलब अर्थ का इतना हिस्सा पानी से कवर है। लेकिन यहां आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। इस पूरे समंदर में से हमारे पीने लायक, यूज करने लायक यानी फ्रेश वाटर पता है कितना है? समझ लीजिए बस एक छोटा सा हिस्सा। बाकी सब समंदर का नमकीन पानी है जिसे हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। और इसका अंजाम क्या है? ये नंबर देखिए, 200 करोड़। एक अंदाजा है कि 2025 तक लगभग इतने लोग पानी की जबरदस्त कमी से जूझ रहे होंगे। सोचकर देखिए, एक तरफ पानी से भरी दुनिया और दूसरी तरफ 200 करोड़ लोग जिनके पास पानी नहीं होगा। इसी पजल को, इसी गैप को आज हमें समझना है। तो चलिए अब इसकी जड़ तक जाते हैं। आखिर इस पानी की कमी की असली वजह है क्या? स्पॉइलर अलर्ट, ये सिर्फ बारिश कम हुई वाला मामला नहीं है। असली कहानी इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ओके, तो पानी की कमी को आसान भाषा में समझने के लिए ये जानिए कि ये दो टाइप की होती है। पहली, जिसे कहते हैं क्वांटिटेटिव स्कार्सिटी। इसका सीधा मतलब है पानी है ही नहीं, कुएं सूख गए, नदियां सिकुड़ गईं, बस पानी की क्वांटिटी ही कम हो गई। फिर आती है दूसरी, क्वालिटेटिव स्कार्सिटी। यहां पानी तो शायद हो, पर इतना पॉल्यूटेड, इतना गंदा कि आप उसे छू भी नहीं सकते। सोचो, आपके पास एक नदी बह रही है, पर उसका पानी फैक्ट्री के वेस्ट से भरा है। पानी होते हुए भी बेकार है। यह है क्वालिटी की कमी। तो सवाल है कि इन दोनों तरह की कमी के पीछे हैं कौन? ज्यादातर कारण हम इंसानी ही हैं। सोच के देखिए, खेती के लिए जमीन से बेहिसाब पानी निकाल लेना, बढ़ती हुई पॉपुलेशन जिसको हर दिन ज्यादा पानी चाहिए, और फिर तेजी से फैलते शहर और उनकी फैक्ट्रियां, ये सब मिलकर लिटरली हमारे पानी के सोर्सेस को, चाहे वो जमीन के नीचे हो या ऊपर, पूरी तरह निचोड़ रहे हैं। आजादी के बाद इस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए एकदम ग्रैंड आइडिया सामने आया, बड़े बड़े डैम्स बनाना। इन्हें मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स का नाम दिया गया। सोचा गया कि बस यही है हर समस्या का समाधान। पर क्या यह सच में ऐसी जादुई छड़ी थी, या फिर इनकी वजह से कुछ नई प्रॉब्लम्स खड़ी हो गईं? चलिए इस पर थोड़ी गहरी नजर डालते हैं। तो सबसे पहले, आखिर ये डैम होता क्या है? बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझे तो ये बहती हुई नदी के रास्ते में बनी एक बहुत बड़ी दीवार है। इसका काम है पानी के फ्लो को रोकना, उसे कंट्रोल करना या उसकी डायरेक्शन बदलना। और जब पानी रुकता है तो पीछे एक बहुत बड़ी झील यानी रिजर्वॉयर बन जाती है। और इन डैम्स को लेकर सपने कितने बड़े थे, इसका अंदाजा आप इस एक लाइन से लगा सकते हैं। हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें आधुनिक भारत के मंदिर यानी टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा था। उनके लिए ये सिर्फ कंक्रीट की दीवारें नहीं थीं, बल्कि ये देश की तरक्की और डेवलपमेंट के प्रतीक थे। और सच पूछो तो ऐसा सोचना गलत भी नहीं था। इनका प्लान सिर्फ किसानों को इरिगेशन के लिए पानी देना नहीं था। नहीं, इनसे बिजली बनानी थी, शहरों को पीने का पानी सप्लाई करना था, फ्लड्स को कंट्रोल करना था, अरे यहां तक कि फिशिंग और टूरिज्म को भी बढ़ावा देना था। मतलब एक तीर से कई निशाने, एक प्रोजेक्ट और फायदे अनेक। लेकिन जैसा कि हर चीज के साथ होता है, हर पिक्चर का एक दूसरा साइड भी होता है। तो सवाल यहां यह उठता है कि क्या ये आधुनिक मंदिर वाकई में बिल्कुल परफेक्ट थे, या इनकी चमक के पीछे कुछ अंधेरा भी छिपा था? तो चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। ये बड़े बड़े डैम्स नदी के नेचुरल फ्लो को, उसकी आज़ादी को अचानक रोक देते हैं। नदी जो अपने साथ उपजाऊ मिट्टी यानी सिल्ट लाती थी, वो अब डैम के पीछे ही जम जाती है। पानी में रहने वाली मछलियों और दूसरे जीवों का पूरा घर, उनका इकोसिस्टम बर्बाद हो जाता है। और सबसे बड़ा दर्दनाक पहलू, इन डैम्स को बनाने के लिए लाखों लाखों लोगों को अपने घर, अपनी जमीन, अपनी यादें सब छोड़कर जाना पड़ता है। तो ये बात तो साफ है कि बड़े डैम्स अकेले परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं है। तो फिर आखिर इसका इलाज क्या है?
शायद इसका जवाब बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स में नहीं, बल्कि उन छोटे छोटे लेकिन बेहद स्मार्ट तरीकों में छिपा है जो हमारे पूर्वज सदियों से अपनाते आ रहे हैं। पता है, पानी सेव करना कोई नया मॉडर्न कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे देश में तो इसका इतिहास हजारों साल पुराना है। जरा सोचिए, 1st सेंचुरी बीसी में आज के प्रयागराज के पास श्रृंगावेरापुरा में गंगा नदी की बाढ़ के पानी को मैनेज करने का एक ब्रिलियंट सिस्टम था। या फिर 11th सेंचुरी की भोपाल लेक, जो उस जमाने की सबसे बड़ी इंसान द्वारा बनाई गई झीलों में से एक थी। इससे साफ पता चलता है कि हमारे पूर्वज पानी की हर बूंद की कीमत जानते थे। और उन्हीं पुराने आजमाए हुए नुस्खों में से एक जबरदस्त तरीका है रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। नाम थोड़ा फैंसी लग सकता है, पर मतलब सिंपल है। छत पर जो बारिश का पानी गिरता है उसे वेस्ट मत होने दो, उसे स्टोर कर लो। राजस्थान में तो ये सदियों से चली आ रही एक परंपरा है। वहां लोग बारिश के पानी को पलार पानी कहते हैं और उसे पानी का सबसे प्योर, सबसे साफ फॉर्म मानते हैं। और ये काम कैसे करता है? बहुत ही सिंपल है, रियली। छत पर जो पानी इकट्ठा होता है वो एक पीवीसी पाइप से नीचे आता है। नीचे उसे रेत और ईंटों से बने एक नेचुरल फिल्टर से साफ किया जाता है और फिर इस साफ पानी को जमीन के नीचे बने एक टैंक, जिसे टंका कहते हैं, उसमें स्टोर कर लिया जाता है या फिर पास के किसी कुएं को रिचार्ज करने के लिए छोड़ देते हैं। सिंपल, असरदार और सबसे इंपॉर्टेंट, सस्टेनेबल। और हां, ये मत सोचना कि ये सब बस इतिहास की बातें हैं। आज भी ये तरीका सुपरहिट है। एग्जाम्पल के लिए, कर्नाटका का एक गांव है जिंदाथुर, जहां 200 से ज्यादा घरों ने इस सिस्टम को अपनाया है। या शिलोंग को ले लीजिए, जहां दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश होती है, फिर भी पानी की कमी है और इसलिए वहां लगभग हर घर इस सिस्टम का इस्तेमाल करता है। और तमिलनाडु, उन्होंने तो कमाल ही कर दिया है। वहां हर घर के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग को कंपल्सरी बना दिया है बाय लॉ। एक और कूल एग्जाम्पल सुनिए। मेघालय ने एक 200 साल पुराना सिस्टम आज भी चलता है। इसमें लोग बाम्बू के पाइप्स का इस्तेमाल करके झरनों और चश्मों का पानी सीधे खेती में पौधों की जड़ों तक पहुंचाते हैं। इसे कहते हैं बैम्बू ड्रिप इरिगेशन। सोचो, कितना ब्रिलियंट आइडिया है। पानी की एक बूंद भी बर्बाद नहीं होती। तो हमने पैराडॉक्स को समझा, उसके पीछे के कारणों को जाना और बड़े डैम से लेकर छोटे स्मार्ट सॉल्यूशंस तक को देखा। पर अब सबसे अहम सवाल उठता है, इस पूरी कहानी में हम सबका क्या रोल है? पानी बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार या कुछ लोगों की नहीं है, बल्कि हर एक इंसान के छोटे छोटे कदम मिलकर ही एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। सोचने वाली बात यही है कि हम सब मिलकर क्या कर सकते हैं।